सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 जो कि 17 दिसंबर को आयोजित होना है और उसी के अंतर्गत जो है हम लोग एक फ्री लेक्चर्स की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग परमार राजवंश का अध्ययन करेंगे। मालवा के परमार काफ़ी महत्वपूर्ण शासक रहे हैं और एमपीजीके के अंतर्गत जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो परमार राजवंश का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। ये राजवंश इतना महत्वपूर्ण है कि हर वर्ष लगभग चाहे मुख्य परीक्षा हो या प्रारंभिक, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। इसलिए इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परमार वंश के बारे में, कि परमार वंश का जो परमार का अर्थ है, उस परमार के अर्थ का मतलब है शत्रुओं को मारने वाला। नंबर एक बात। अब दूसरी बात यह है कि परमार जो है वो क्षत्रिय कुलीन थे और इनकी जो चर्चा है वो चंद्रवरदाई ने एक ग्रंथ लिखा है, जिस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। उसमें परमारों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो उदयपुर प्रशस्ति है, उदयपुर प्रशस्ति पिंगल सूत्र वृत्ति और तेजपाल के अभिलेख से भी परमारों की जानकारी हमको प्राप्त होती है कि यह क्षत्रिय कुलीन थे, जिन्होंने 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मालवा में एक राजवंश जो है स्थापित किया। प्रारंभ में यह प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो शासक थे उनके सामंत के रूप में यह राज्य जो है वो कर रहे थे। परमार वंश के प्रारंभिक शासकों की हम बात करें तो उपेंद्र का नाम आता है। उसके बाद कई और छोटे छोटे शासक रहे जिन्होंने बहुत ही अल्प समय के लिए शासन किया। वैरी सिंह सियक, वाकपति प्रथम, वैरी सिंह द्वितीय, जिसे हम वज्जट स्वामिन आदि के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के सामंत के रूप में शासन किया, जैसे कि अपन चर्चा कर चुके हैं। आइए देखते हैं परमारों की उत्पत्ति के बारे में। इस संदर्भ में एक कवि हैं, एक लेखक हैं जिनका नाम है पद्मगुप्त, जो कि परमार काल के एक प्रसिद्ध कवि थे और इनकी एक रचना है जिसका नाम है नव शशांक चरित्र। इसमें परमार वंश की जो उत्पत्ति है वह आबू पर्वत से बताई गई है। वहीं हलायुध जो है इस समय के महत्वपूर्ण लेखक थे, जिनकी पिंगल सूत्रवृत्ति में परमारों को ब्रह्मक्षत्र कुलीन बताया गया है ना। उल्लेखनीय है कि इस वंश के जो पहले शासक थे जिनका नाम था उपेंद्र, उनके लिए द्विज वर्ग रत्न जो है उदयपुर लेख में कहा गया है ना। तो जो उदयपुर लेख है उसमें इनको द्विज वर्ग रत्न कहा गया है। तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ जो है परमार वंश की उत्पत्ति के संबंध में कि नव शशांक चरित्र जो है उसमें इनकी उत्पत्ति आबू पर्वत से बताई गई है। हलायुध की जो पिंगल सूत्र वृत्ति है इसमें इसको ब्रह्मक्षत्र कुलीन कहा गया है। और इस वंश के जो पहले शासक थे जिनका नाम था उपेंद्र, उनको उदयपुर लेख में द्विज वर्ग रत्न कहा गया है। चलिए, कहानी है, एक अनुश्रुति है कि ऋषि वशिष्ठ जो कि इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित थे, ऋषि वशिष्ठ थे जो इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित थे, और उनकी एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु। इस गाय को विश्वामित्र ने चुरा लिया। वशिष्ठ ने गाय प्राप्त करने के लिए आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और अग्नि में डाली गई आहुति से एक धनुर्धर वीर जो है उत्पन्न हुआ, जिसने विश्वामित्र को हराया और गाय को पुनः वशिष्ठ को समर्पित कर दिया। इस घटना के बाद ऋषि वशिष्ठ जो है वह प्रसन्न हुए और इस वीर का नाम रख दिया परमार, जिसका अर्थ था शत्रुओं का नाश करने वाला। इस द्वारा स्थापित वंश जो है परमार वंश कहलाया। ये जो इंसिडेंट है जिसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ, इसकी चर्चा जो है धनपाल ने एक अपनी किताब लिखी जिसका नाम है तिलक मंजरी, और परमार वंश के उदयपुर, आबू पर्वत और वसंतगढ़ आदि स्थानों से जो लेख प्राप्त हुए हैं उससे इस बात की पुष्टि होती है ना। तो ये 4 सोर्स लगभग हैं जिससे जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया कि कैसे वशिष्ठ ऋषि जो है उनकी गाय को विश्वामित्र ने चुरा लिया
और वशिष्ठ ने जो है आबू पर्वत पे यज्ञ किया, अग्नि में आहुति डाली और वहाँ से एक धनुर्धर वीर हुआ, है ना, जिसने विश्वामित्र को हराकर गाय वशिष्ठ को दे दी और प्रसन्न होकर इन्होंने इसको परमार नाम इनका रख दिया, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। चलिए नेक्स्ट, परमार के वंश के इतिहास के साधनों की अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे अभिलेख, मतलब पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत उपलब्ध हैं। और इसमें एक हासिल अभिलेख है या हसील अभिलेख है, इससे परमार वंश के जो प्रारंभिक शासक हैं इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगर अन्य लेखों की हम बात करें तो वाकपति मुंज का जो उज्जैन अभिलेख है, भोज का जो बांसवाड़ा अभिलेख है, बैतमा या बैटमा अभिलेख है, और उदयादित्य की जो उदयपुर प्रशस्ति है ना, इसके अलावा नागपुर प्रशस्ति में से भी जो है हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम उनके पुरातात्विक स्रोतों की हम बात करें तो हासिल अभिलेख महत्वपूर्ण है, वाकपति मुंज का उज्जैन, भोज का बांसवाड़ा तथा बैतमा अभिलेख, उदयादित्य के समय की उदयपुर प्रशस्ति और लक्ष्मणदेव की नागपुर प्रशस्ति, है ना। अगर इन सारे अभिलेखों की बात की जाए, इन सारे पुरातात्विक स्रोतों की बात की, तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है वह है भिलसा या विदिशा के समीप जो उदयपुर है, जहाँ पर नीलकंठेश्वर मंदिर से जो एक शिलापट्ट मिला है, उस पर जो उत्कीर्ण हैं, लेख जो उत्कीर्ण, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमार वंश के शासकों के जो नाम हैं और उपलब्धि को ज्ञात करने का एक प्रमुख साधन जो है वह उदयादित्य ने जो नीलकंठेश्वर मंदिर बनवाया था उसमें जो शिलापट्ट मिला है वो है, क्योंकि अन्यत्र ऐसी जानकारी हमको नहीं मिलती है। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो पद्मगुप्त का नैसांग चरित्र बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जैन लेख में जो मेरुतंग का प्रबंध चिंतामणि है, इसमें भी हमें परमार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही गुजरात के जो चालुक्य शासक थे उनके साथ परमारों का कैसा संबंध था, इसकी भी जानकारी हमें मेरुतंग के प्रबंध चिंतामणि से मिलती है। अबुल फजल की आयन अकबरी, अलबरूनी और फरिश्ता के विवरण जो है भी महत्वपूर्ण है इस वंश को जानने के लिए। मुसलमान लेखकों ने भोज की शक्ति और उसकी विद्वता की प्रशंसा की है। इसके साथ ही जो तत्कालीन परमार शासक थे उनने जो ग्रंथ लिखे उससे भी हमें परमार इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये थे साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। अब बात करते हैं इसके पहले शासक की, जो कि उपेंद्र कृष्णराज के नाम से जाना जाता। ये जो प्रथम चरण में उपेंद्र कृष्णराज नामक व्यक्ति शासक बना, एक लेख है उदयपुर लेख, जिससे पता चलता है कि उसने अपने स्वयं के पराक्रम से राजत्व का उच्च पद प्राप्त किया। इस समय का राजनीतिक वातावरण काफ़ी अशांतिपूर्ण था, क्योंकि जो प्रतिहार और राष्ट्रकूट है उन्होंने आपस में संघर्ष चल रहा था, और हम आपको बता चुके हैं वो इन्हीं के सामंत के रूप में शुरुआती शासक जो है अपना शासन चला रहे थे। पद्मगुप्त ने उपेंद्र की बड़ी प्रशंसा की है ना। पद्मगुप्त ने उपेंद्र की बड़ा अच्छी प्रशंसा की और उसने लिखा है कि उपेंद्र ने प्रजा के अनेक करों में छूट दे दी और वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया है। मतलब उसने कहीं ना कहीं जनता के वेलफेयर के लिए टैक्स कम किए और धर्म के पालन में उसने वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया। ऐसी बात जो है वो पद्मगुप्त कहता है। दूसरे जो शासक महत्वपूर्ण शासक है जिनका नाम है सियक द्वितीय, और जिनको हम सिहदत्त भट्ट या हर्ष के नाम से भी जानते हैं। वैरी सिंह द्वितीय का जो उत्तराधिकारी जो है उसका पुत्र सियक द्वितीय सिहदत्त भट्ट जो है परमार वंश का सर्वप्रथम स्वतंत्र शासक हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि अब इसके ऊपर जो राष्ट्रकूट और प्रतिहारों की जो सत्ता थी, है ना, वह पूर्णतः जो कहना चाहिए कि लगभग समाप्त हो गई, जिसने राष्ट्रकूटों की प्रभुसत्ता को अस्वीकार कर दिया और वंश को स्वतंत्र कर दिया। नैसांग चरित्र के अनुसार, जो कि परमार है ना, नैसांग चरित्र के अनुसार उसने हूण मंडल यानी जो इंदौर के आसपास का क्षेत्र था कि चालुक्य नरेश जिसका नाम था अवनीवर्मन, योगीराज द्वितीय को तथा राष्ट्रकूटों को पराजित किया। ठीक है। अगला है कि इस शासक ने क्या किया, जो राष्ट्रकूट नरेश से खोटिक है ना,
या खोडिग, उनको पराजित कर परमार राज्य को दक्षिण में ताप्ती नदी तक बढ़ा दिया। उदयपुर लेख में इस विजय का अत्यंत ही काव्यात्मक ढंग से वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सियक ने भयंकरता में गरुड़ की तुलना करते हुए खोडिक की लक्ष्मी को युद्ध से छीन लिया। गरुड़ की तुलना करते हुए खोडिक की लक्ष्मी को युद्ध में छीन लिया, परंतु यह चंदेल नरेश यशोवर्मन से हारा। तो जो सियक था, है ना, ये किससे हार गया था? यशोवर्मन से। क्योंकि चंदेलों के एक अभिलेख में कहा गया है कि कलचुरी और जो परमार थे, है ना, ये दोनों जो है क्या करते थे? चरण वंदन करते थे, है ना, किसका? चंदेलों का। चलिए नेक्स्ट, 1972 के लगभग इसकी डेथ हो गई और उसके पश्चात उसका पुत्र जिसका नाम था मुंज, वह उत्तराधिकारी बना। वाकपति द्वितीय या मुंज, है ना, सियक के 2 लड़के थे, एक का नाम था मुंज और दूसरे का नाम था सिंधुराज। इनमें जो पहला था मुंज जो है, जो कि शासक बना था, ये इसका दत्तक पुत्र था। एक घटना इंसिडेंट ऐसा है कि सियक जो है कहीं जा रहे थे तो घास में, मुंज नामक घास में एक बच्चा मिला जिसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, है ना, लेकिन आगे चल के इनकी जो पत्नी थी सियक की, उनके यहाँ पुत्र हो गया, लेकिन चूंकि उसको अडॉप्ट किया था, उससे स्नेह करते थे, तो वो भी जो है उनके पास में ही रहा और उनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा और उसको इन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया था। इतिहास में इसे वाकपति मुंज या उत्पल राज के नाम से जाना जाता है। मुंज को किस नाम से जाना जाता है? वाकपति मुंज या उत्पल राज। पद्मगुप्त उसकी विद्वता और विद्या के प्रति अगाध प्रेम की चर्चा करते हुए लिखता है कि विक्रमादित्य के चले जाने तथा सातवाहनों के अस्त हो जाने पर सरस्वती को कवियों के मित्र मुंज के यहाँ प्राश्रय मिला। यानी बात जो निकल के आती है कि जो मुंज था, इस कला और साहित्य का बड़ा प्रेमी था और उसने सबको प्रश्रय दिया। इसने मुंज सागर एक तालाब बनवाया अपनी राजधानी में। गुजरात में जो मुंजपुर नगर है वो भी जो है वो मुंज के द्वारा ही बनाया गया। इसके अलावा उज्जैन, धर्मपुरी, महेश्वर आदि में भी कई मंदिरों का इसने निर्माण कराया। मुंज जो है बड़ा ही पराक्रमी राजा था और उसके विरुद्ध की बात की जाए या इनकी उपाधियों की अगर हम बात करें तो पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष और श्री वल्लभ की इसने उपाधियां धारण करी। मुंज अत्यंत ही पराक्रमी, कुशल प्रशासक और विद्या प्रेमी शासक था। जैसा कि मैंने पद्मगुप्त का जो चर्चा की है ना, कि और इसकी जो राज्यसभा थी मुंज की, इसमें कौन कौन रहता था? एक तो पद्मगुप्त रहते थे जिन्होंने ऐसा चरित्र लिखा, दूसरा धनंजय थे जिन्होंने 10 रूपक को लिखा। इसके अलावा धनंजय के बाद धनिक थे, धनिक ने काव्य निर्णय लिखा और 10 रूप लोक लिखा। और उसके अलावा थे हलायुध जिन्होंने कवि रहस्य, अभिधान रत्नमाला और मृत संजीवनी लिखी। ऐसे कलाकार जो है मुंज की सभा में मौजूद थे। और मैं आपको बता दूं कि धनंजय और धनिक, धनंजय मतलब जिसने 10 रूपक लिखा और धनिक जिसने काव्य निर्णय और 10 रूपावलोक लिखा, ये दोनों आपस में क्या थे? भाई थे, है ना, इसको ध्यान रखना आप लोग। चलिए अब पद्मगुप्त की बड़ी बार बार चर्चा आ रही तो देख लेते हैं भाई पद्मगुप्त है क्या। पद्मगुप्त धार नगरी के राजा जो मुंज थे उनके एक आश्रित कवि थे। इनके पिता का नाम था मृगांक गुप्त और उन्हें परिमल कालिदास के नाम से भी जाना जाता है। पद्मगुप्त को परिमल कालिदास के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत साहित्य के सर्वप्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य नव सहसांग चरित की रचना जो है इन्होंने वैदर्भी शैली में की, क्योंकि कालिदास का प्रभाव इनके ऊपर था। नव सहसांग चरित में 18 सर्ग हैं और इसमें सिंधुराज के पूर्व जो पूर्वज हैं, है ना, ऐसा कहने का मतलब ये कि परमार वंश के राजाओं का वर्णन जो है इसमें मिलता है। मुंज स्वयं भी विद्वान था, साहित्य का प्रेमी था, जिसने संभवतः मुंज प्रति देश व्यवस्था, जो कि संभवतः भूगोल का कोश था, इसको लिखा, है ना, ऐसी संभावना है। धनपाल
जो है वो मुंज के समकालीन थे, है ना। मुंज के कुल पुरोहित थे कौन? धनपाल, और इनके भ्राता का नाम था शोभन। धनपाल के जो भाई थे उनका नाम क्या था? शोभन, है ना। मुंज की सभा के विद्वान थे। भट्ट हलायुध मुंज के न्यायाधीश थे, जिनका प्रमुख ग्रंथ जो है उसका नाम है राज व्यवहारत्व, जो है जो कि न्याय की विभिन्न प्रणालियों का दिग्दर्शन है, इसकी इन्होंने रचना करी थी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मुंज जो है वो कला और साहित्य का बड़ा प्रेमी था, जिसने स्वयं भी संभवतः भूगोल के कोश पर मुंज प्रति देश व्यवस्था लिखा। इसके अलावा जो धनपाल जो थे इनके कुल पुरोहित थे, और इनके भ्राता जो है वो शोभन मुंज, है ना। कौन थे? शोभन। धनपाल और शोभन जो है आपस में भाई थे, दोनों क्या हो गए? भाई भाई। ये दोनों भाई, ये दोनों भाई हैं, है ना। नेक्स्ट महासेन जो है मुंज का दरबारी था, बड़े विद्वान थे भाई इसके समझ। महासेन भी क्या था? मुंज का दरबारी था, जिसने मुंज के गुरु जिनका नाम था महत्तम परपट के आग्रह पर प्रद्युम्न चरित्र लिखा। महासेन मुंज का दरबारी था, जिसने मुंज के गुरु महत्तम परपट थे, है ना। यानी मुंज के गुरु का नाम क्या था? महत्तम परपट। उनके आग्रह पर, उनके निवेदन पर प्रद्युम्न चरित्र लिखा। किसने? महासेन ने। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आ जाएगा और इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, है ना। वहीं एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था हरिसेन। उन्होंने धर्म परीक्षा, और अमित गति ने जो है सुभाषित रत्न संदेह और अमित गति भावकाचार्य की रचना करी। पद्मगुप्त ने नैशांक चरित्र की रचना सिंधुराज। अच्छा, ये एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो पद्मगुप्त थे उन्होंने जो नैशांक चरित्र लिखा था वो वास्तव में सिंधुराज के जो है नाग कन्या शशि प्रभा के साथ विवाह के वार्षिक उत्सव पर लिखा गया था। इसको आप बड़ी ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए देखें नहीं राजनीतिक उपलब्धियों के अंतर्गत मुंज ने क्या क्या प्राप्त किया। कैथोम दानपत्र है, उससे ज्ञात होता है कि मुंज ने हूणों को हराया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि 997 ईस्वी के एक हस्तिकुंड अभिलेख के अनुसार मेवाड़ के जो गुहिल वंश हैं उसके शासक जिसका नाम था शक्ति कुमार, उसको हराकर कुछ प्रदेश जो कि चित्तौड़ भी जिसमें शामिल था उस पर उन्होंने अधिकार कराया। ठीक है। उदयपुर अभिलेख के अनुसार मुंज ने जो कलचुरी वंश के शासक थे जिनका नाम था युवराज द्वितीय, उनको हराकर त्रिपुरी पर अधिकार, त्रिपुरी मतलब जबलपुर, त्रिपुरी मतलब जबलपुर पर भी अधिकारी के। उसकी जानकारी कहाँ से मिल रही है? उदयपुर अभिलेख से। चलिए, कौथम अभिलेख के अनुसार मुंज ने नाडौल के चौहान जिनका नाम था बलिराज पर भी आक्रमण किया और आबू पर्वत के क्षेत्र पर अधिकार किया। गुजरात के चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को मुंज ने 6 बार हरा दिया, लेकिन 7वीं बार क्या हुआ है? वो बंदी बना लिए गए और उनको मार डाला गया। अगले शासक है सिंधुराज। सिंधुराज कौन थे? सियक के 2 लड़के, मुंज और सिंधुराज। तो ये उनका क्या था? छोटा भाई था। अगर इसकी उपाधियों की बात करें तो नव सहसांक, नवीन सहसांक, कुमार नारायण, अवंती तिलक, मालविका मृगांक, अवंतीश्वर, परमार महाभरत और मालवराज, ये उनकी उपाधियां थी। राजनीतिक उपलब्धियों में सिंधुराज ने तैलप द्वितीय के उत्तराधिकारी जिसका नाम था सत्याश्रय पर आक्रमण करके अपने भाई की जो अवमानना थी, जो अपमान था, उसका बदला लिया और अपने राज्य जो है का विजित प्रदेश चालुक्यों से वापस ले लिया। ठीक है ना। मुंज ने 7वीं बार में हराया था। मुंज ने तैलप को 6 बार हराया, 7वीं बार में तैलप ने मुंज को हरा दिया। अब बात ये आती है कि जब वो चला गया तो उसका जो भाई था सिंधुराज, उसने इसका बदला लेने के लिए सत्याश्रय जो कि चालुक्य शासक था उसको हराया और जो खोए हुए प्रदेश थे उनको वापस ले लिया। इसके अलावा लाट के शासक गोगीराज को हराया, परंतु चालुक्य जो चामुंड राज से वह क्या हो गया? हार गया। उसने दक्षिण कौशल पर भी आक्रमण किया और हूणों को हराया।
तथा बांगड़ के विद्रोह का भी सफलतापूर्वक दमन किया। सिंधुराज ने नागवंशी शासक बस्तर क्षेत्र में, है ना, नागवंशी नलवंशी, नलवंशी है ना, को युद्ध में सहायता देकर उसकी पुत्री शशि प्रभा से, है ना, विवाह किया। और पद्मगुप्त ने नवशशांक चरित्र में इस घटना की चर्चा की है। आते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक भोज पर। भोज को त्रिविध वीर चूड़ामणि भी कहा जाता है ना। भोज को क्या कहा जाता है? त्रिविध वीर चूड़ामणि। सिंधुराज के उत्तराधिकारी थे, पहली बात। उन्होंने प्राचीन राजधानी उज्जैन को छोड़कर धार को बनाया। इनके मंत्री जो था, प्रधानमंत्री, उसका नाम था रोहक। कुलचंद्र सूरादत्य और शाल इनके सेनापति थे। भोज के कुलचंद्र सूरादत्त और शाल इनके सेनापति थे। ठीक है, नेक्स्ट। राजनीतिक उपलब्धि की बात करी जाए तो भोज ने कल्याणी के चालुक्य, आदिनगर जो कि उड़ीसा है के इंद्ररथ नामक शासक को, लाट के कीर्तिराज को और शिलाहार वंशी केसीदेव को हराया। केसीदेव से उन्होंने कोंकण का प्रदेश जीत लिया। और इन्हीं विजयों के उपलक्ष्य में भोज ने 1020 में बांसवाड़ा, है ना, और बेटमा जो दानपत्र हैं, ये दोनों विजय के उपलक्ष्य में है, इनको जारी किया था। परिजात मंजरी, उदयपुर प्रशस्ति और कलवन अभिलेख जो है, कलवन अभिलेख जो है वो भोज के सामंत था यशोवर्मन, उसका है, यशोवर्मा के अनुसार भोज का त्रिपुरी के कलचुरी गांगेयदेव, शाकंभरी के चौहान नरेशों से भी युद्ध लड़ना पड़ा। नाडौल के चौहान जो वीरवर्मन के विरुद्ध उसे सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट। गुजरात के चामुंडराज से अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए भोज ने उसे अपमानित किया। भोज के सेनानायक कुलचंद्र ने चालुक्यों की राजधानी अनिलवाड़ पर आक्रमण कर उसे लूटा। इस युद्ध में बांगड़ के जो सत्यराज थे और धंधुक के चंद्रावती ने भोज की सहायता की थी, किंतु आगे चल के कल्याणी के चालुक्य नरेश, जिसका नाम था सोमेश्वर प्रथम, ने भोज को हराकर धार नगरी को लूटा, परंतु भोज ने अपने खोए हुए प्रदेश पुनः प्राप्त कर लिए। भोज ने अपने पड़ोसी राज्यों को लगातार युद्ध करके अपमानित किया था। परिणाम स्वरूप गुजरात के चालुक्य जो हैं, जिनका नाम था भीम प्रथम और कलचुरी कर्ण, ने एक संघ बनाया और भोज पर आक्रमण कर दिया। भोज युद्ध के दौरान बीमार पड़ गए और दिवंगत हो गए। उनके उत्तराधिकारी, जिसका नाम था जयसिंह, ने शत्रुओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और मालवा का क्षेत्र जो है वह परमारों के हाथ से लगभग निकल गया। कुछ सांस्कृतिक प्रतिमानों की बात करें तो भोज ने अपनी विद्वता के कारण कविराज की उपाधि धारण करी थी। ग्रंथ बहुत सारे लिखे। एक था साम्रांगण सूत्रधार जो कि स्थापत्य पे है और इसमें 85 अध्याय हैं। सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश ये साहित्य शास्त्र पर लिखे हुए ग्रंथ हैं। इसके अलावा सिद्धांत संग्रह, राजमार्तंड, योग सूत्र वृत्ति, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, चारु चर्चा भी इन्होंने लिखा। इतिहास पे ग्रंथ लिखा जो था, इनका नाम था संजीवनी। गीत प्रकाश इनका संगीत पे ग्रंथ था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। एक आयुर्वेद सर्वस्व भी है ना। से कई सारे ग्रंथ जो है इन्होंने लिखे। बड़े विद्वान व्यक्ति थे। साम्रांगण सूत्रधार जो उनकी बड़ी महत्वपूर्ण, उसमें नगर नियोजन, दुर्ग, भवन निर्माण आदि का विस्तार से वर्णन है और इसी में भोज ने धार नगरी का भी विस्तार से वर्णन किया। दूसरी जो किताब इनकी यह युक्ति कल्पतरु से पुष्टि होती है कि परमार राज्य में अनेक उद्योग प्रचलित थे। अगर बात की जाए आईने अकबरी की तो उसमें उल्लेख मिलता है कि भोज की राजसभा में 500 विद्वान थे और उनके दरबार में चित्रक, देवेश्वर, विनायक और शंकर जैसे लेखक थे। चित्रक, देवेश्वर, विनायक और शंकर। प्रबंध चिंतामणि जो कि मेरुतंग का ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, में भोज को साक्षात वाचस्पति के समान बताया गया। किसके समान? वाचस्पति, वाचस्पति के समान बताया। चलिए कुछ परमारकालीन महत्वपूर्ण बातें हैं।
एक मंडपिका होती थी। मंडपिका एक संस्था थी जो कर वसूली का कार्य करती थी परमार काल में। परमार राज्य में हिंद सासानी, या जिसे हम गधिया कहते हैं, वह मुद्रा प्रचलित थी। ठक्कर पेरू के प्राकृत ग्रंथ जिसका नाम है दिव्य परीक्षा में मालवी मुद्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है। ठक्कर फेरू के प्राकृत ग्रंथ दिव्य परीक्षा में मालवी मुद्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है, लेकिन जो जारीकर्ता थे उनकी चर्चा नहीं। तार ने कई काम कराए, जिसमें भोजशाला का निर्माण भी बड़ा महत्वपूर्ण, जिसमें वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित है ना। और इसके अलावा जो धार की भोजशाला से प्राप्त कविताओं में विष्णु के कच्छप अवतार की चर्चा की गई। एक महिला कवित्री है जिसका नाम है सीता। उपेंद्र की इन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है। ये उपेंद्र के समय का है फैक्ट। भोज के समय विदिशा का एक निवासी भी था जिसका नाम था पंडित चित्तप, है ना। और जिन्हें भोज ने किसकी उपाधि दी थी? महाकवि चक्रवर्ती की। किसको दी थी? पंडित चित्तप को। कहाँ के थे? विदिशा के थे। नेक्स्ट, भोज के समय उबट ने एक लिखा ग्रंथ, उसका नाम था मंत्रभाष्य। बल्लभी के दशबल ने ज्योतिष ग्रंथ चिंतामणि सारणी का, व मल ने उदयादित्य के समय प्रमाण मंजरी लिखी। भोज ने चित्तौड़ में एक त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया, है ना, जो मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मोकल ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। भोज ने स्थापत्य के संदर्भ में, जैसे मैंने बताया कि त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनाया, इसी भोपाल में के पास में जो रायसेन जिले में है ना, वो एक भोजेश्वर मंदिर है, उसका निर्माण भी कराया था। बहुत बड़ा शिवलिंग है और ये लगभग 18 फीट हाइट होगी, 7.5 फीट जो उसका व्यास होगा। और शिवलिंग जो है एक ही पत्थर से बना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी मंदिर के सामने जो है वो पार्वती गुफा है अपोजिट साइड में। चलिए हम उत्तराधिकारियों की बात करें। भोज के उत्तराधिकारियों में जय सिंह प्रथम का नाम आता है और उदयादित्य का नाम आता है। दोनों ही कल्याणी के चालुक्य और गुजरात के चालुक्यों से अपनी रक्षा करने के लिए युद्धरत करते रहे। उदयादित्य बड़ा महत्वपूर्ण शासक है जिसने मालवा की गिरती हुई शक्ति को संभालने का प्रयत्न किया और उदयपुर विदिशा के जो पास है उसमें नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद लक्ष्मण देव, नरवर्मन, यशोवर्मन, विंध्यवर्मन, सुबटवर्मन और अर्जुन वर्मन हुए। इसमें विंध्यवर्मन ने कवि सुलहण और पंडित आशाधर को राजाश्रय दिया। अगला जो शासक था अर्जुन वर्मन ने स्वयं रसिक संजीवनी की रचना की और अपने गुरु जो थे परिजात मंजरी के लेखक मदन, है ना, को बाल सरस्वती की उपाधि को विभूषित किया। अर्जुन वर्मन के उत्तराधिकारियों में देवपाल के समय के अभिलेख हमें उज्जैन, उदयपुर, ओखला, कर्णावत, मानधाता और हरसौदा से प्राप्त होते हैं। पश्चिम में उसका साम्राज्य भड़ौस तक था। भड़ौस कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात। देवपाल के समय मालवा में मुसलमानों का आक्रमण हुआ और 1233 में इल्तुतमिश ने विदिशा को जीता और उज्जैन को लूटा। 1243 में देवपाल के उत्तराधिकारियों में जो जैतुगी देव के बाद जयवर्मन, जयसिंह द्वितीय और अर्जुन वर्मा द्वितीय और उसके बाद भोज द्वितीय, ये शासक रहे। छोटे शासक हैं, बहुत कुछ ज़्यादा उपलब्धि है नहीं, इसलिए केवल नाम इनके दे दिए। इस वंश का जो अंतिम शासक है परमारों का, वो महलक देव है, जिसने 1305 में मालवा पर राज्य किया। वह अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जिसका नाम था आइन उल मुल्क द्वारा पराजित हो गया और मार डाला गया और इस प्रकार मालवा पर मुसलमानों का शासन स्थापित हो गया। अब परमार कालीन कई सारे हमने चर्चा करी, उसमें एक महत्वपूर्ण स्थल है जिसकी हम चर्चा यहाँ करने वाले हैं, वो है ऊन, जो कि खरगोन जिले में पड़ता है। यहाँ लगभग 12 मंदिरों का एक समूह मिला है कि जो मालवा के परमार राजा द्वारा बनाए गए। हालांकि अधिकांश जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं और ये सभी मंदिर लगभग खजुराहो के समकालीन समझ में आते हैं। इसी वंश के एक अन्य राजा देवपाल द्वारा महेशमती में एक जारी ताम्रपत्र जो है वो ऊन के सिद्धेश्वर मंदिर से मिलता है।
यानी जिस देवपाल की चर्चा हम पीछे कर रहे थे उसका एक महेशमती में जारी ताम्रपत्र था जो ऊन से मिला है। ऊन एक जगह का नाम है खरगोन जिले में। कई सारे मंदिर मिले जिन्हें प्रमुख है महालक्ष्मी मंदिर, एक जो है वो बल्लालेश्वर मंदिर है जिसको उदयादित्य के पुत्र राजा बल्लाल ने बनवाया था। एक चौबारा डेरा क्रमांक है, ये भी मंदिर जो है राजा उदयादित्य द्वारा बनवाया गया। और एक शांतिनाथ मंदिर है जिसे ग्वालेश्वर मंदिर भी कहते हैं, जैन मंदिर है। ये सारे लगभग मंदिर जो है हमको कहाँ से मिले हैं? ऊन से मिले। ऊन जो कि खरगोन में जहाँ परमारकालीन जिसको माना जाता है। कुछ अवशेष भी अभी रिसेंटली खुदाई चल रही हैं, है ना। इसमें नेवज नदी के उद्गम स्थल जो है के पुरातात्विक धरोहर जिसका नाम है देवांचल धाम देवांचल धाम देवबड़ला बिलपान है, देवबड़ला बिलपान। यहाँ उत्खनन कार्य हुआ जहाँ परमारकालीन मंदिर के अवशेष मिले। देवबड़ला एक सांस्कृतिक केंद्र है ना, जहाँ 11 जो है काफ़ी संख्या मंदिरों का निर्माण हुआ। ऐसे उज्जैन के पास पड़ता है एक बड़नगर, है ना। बड़नगर के पास है कलगोड़ा गांव, वहाँ से भी लगभग 1000 साल पुराने मंदिरों के गर्भगृह मिले हैं, है ना। चलिए हम लोग एक बार फिर एक छोटी टॉपिक पे चर्चा करें जिसका नाम है धनपाल। ये बड़ी चर्चा वाला क्वेश्चन है, पीएससी में भी आया था। इसने श्वेतांबर धर्म को स्वीकार किया था सबसे पहली बात, और इसने जो ग्रंथ लिखे हैं इसका नाम है पाइलच्छीन नाम माला और तिलक मंजरी। यह लेखक जो है वो सियक द्वितीय, वाकपति द्वितीय और भोज तीनों का समकालीन रहा। तिलक मंजरी की रचना धनपाल ने भोज को जो जैन धर्म के प्रति संतोष करने के लिए की थी। तिलक मंजरी की रचना धनपाल ने भोज को जैन धर्म के प्रति संतुष्ट या संतोष प्रदान करने के लिए की थी। धनपाल का एक अनुज था जो छोटा भाई था जिसका नाम था शोभन, उसने चतुर्विंशिका लिखी थी। तो ये इंट्रोडक्शन था धनपाल और शोभन का। तो आप अभी तक वीडियो देख रहे थे, इसमें माध्यम से परमार वंश पढ़ाया गया। मध्य प्रदेश इतिहास, कला, संस्कृति और एमपी जीके के लिए 2 किताबें हैं। एक तो है मध्य प्रदेश का इतिहास, कला, संस्कृति, दूसरा तथ्यात्मक मध्य प्रदेश। अपडेट संस्करण है। इन किताबों को जरूर पढ़ें, पीएससी और व्यापम दोनों के लिए बड़ी लाभदायक। नमस्कार, अगले वीडियो में जल्दी